हेलो व्यूअर्स, बनी क्लास में आपका स्वागत है। हिंदी साहित्य के 1000 प्रश्नों के सीरीज में आज हम लेकर के आए हैं आपके सामने तीसरे क्लास में कुछ और प्रश्न। देखते हैं आज के प्रश्न को। पहला प्रश्न है, जीवन में कुछ चीज़ें कोमल तंतुओं से बंधी रहने पर ही संगठित रहती है। जब उन्हें अधिकार की लौ श्रृंखला से बांधने का प्रयत्न किया जाता है तब वे बिखर जाती है। प्रस्तुत कथन किस कृति से अवतरित है? ऑप्शन है क्या भूलूं क्या याद करूं, आवारा मसीहा, आफुदरी और संस्कृत के 4 अध्याय। सही उत्तर होगा क्या भूलूं क्या याद करूं। क्या भूलूं क्या याद करूं का प्रकाशन वर्ष था 1969। हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यामिनी भाषा छोड़ने की बात किन्होंने कही थी? ऑप्शन है लल्लूलाल, सदासुखलाल, इंसाल्लाह और सदल मिश्र। तो यामिनी भाषा को छोड़ने की बात लल्लूलाल ने किए थे। इनकी एक पुस्तक आई हुई थी, कृति थी इनकी प्रेम सागर नाम से, खड़ी बोली में उन्होंने लिखा था इसमें। उसी में इन्होंने ये बात कही हुई थी कि हम जो है सो अब ये छोड़ देंगे इसको, यामिनी भाषा। और उर्दू को यामिनी भाषा वो बोलते थे। यामिनी भाषा का अर्थ था उर्दू भाषा। ये याद रखें कि यामिनी भाषा को किसको कहते थे? उर्दू को कहते थे यामिनी भाषा। स्त्रियों का भाग्य पुरुषों की प्रसन्नता और उसके निर्णय पर ही आश्रित है। प्रस्तुत कथन किस उपन्यास से उद्धृत है? कह रहा है कि स्त्रियों का जो भाग्य है वो पुरुषों की प्रसन्नता और उसके निर्णय पर ही आश्रित है। ये किस उपन्यास से लिया गया है? ये लिया गया है झूठा सच से। झूठा सच 2 भागों में प्रकाशित हुआ था। इसके 2 खंड थे। पहला खंड का नाम क्या था? वतन और देश था। पहला खंड का नाम था वतन और देश। वतन और देश था, वतन और देश। और दूसरा खंड जो था उसका नाम था देश का भविष्य। देश का भविष्य, देश का भविष्य। आगे देखते हैं। सूरदास का एकमात्र अस्त्र प्रेमातिरेक है, जबकि नंददास का अस्त्र है युक्ति और तर्क। फिर भी नंददास की रचनाओं में अपना मोहक सौंदर्य है। प्रस्तुत कथन किस आलोचक के द्वारा कहा गया है? प्रस्तुत कथन आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के द्वारा कहा गया है। सही उत्तर होगा आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। निम्न कृति निबंध कृति सूतापराधे जनकस्य दंड के रचनाकार का नाम क्या है? ऑप्शन आपके सामने है हजारी प्रसाद द्विवेदी, महावीर प्रसाद द्विवेदी, विद्यानिवास मिश्र या रामचंद्र शुक्ल। सही उत्तर होगा महावीर प्रसाद द्विवेदी। उन्होंने रचना नैपुण्य का भद्दा प्रदर्शन नहीं किया है और न शब्द चमत्कार आदि के खिलवाड़ों में वे फंसे हैं। उनकी सी भाषा की सफाई और किसी कवि में नहीं है। शुक्ल जी का यह कथन किस कवि के विषय में है? आइए देखते हैं सही उत्तर क्या होगा। सही उत्तर है तुलसीदास। प्रस्तुत कथन जो है वो शुक्ल जी ने तुलसीदास के लिए कही है। निम्नलिखित में से मानस के हंस का पात्र नहीं है। देखिए ध्यान दीजिएगा, यहाँ पूछ रहा है कि पात्र नहीं है। कई बार क्या होता है ना कि हम मिस्टेक कर जाते हैं कि इसमें से कौन सा मानस के हंस का पात्र है और उस क्वेश्चन को हम लोग टिक कर जाते हैं। यहाँ पे कह रहा है कि कौन सा पात्र नहीं है, तो सही उत्तर हो जाएगा राजा भगत। मानस का हंस कब आया था? 1954 में। मानस का हंस आया था 1954। पात्र कौन इसमें नहीं होगा? तो राजा भगत नहीं होगा। मैना का हरिण, हंसा और रत्ना ये इनके पात्र थे। यदि श्रद्धा और मनु का काम, कह रहे यदि श्रद्धा और मनु अर्थात मनन के सहयोग से मानवता का विकास रूपक है तो भी बड़ा ही भावमय और सालज्ञ है। कामायनी की कथा सृष्टि के विषय में यह किस विचार का कथन था? कामायनी के बारे में कह रहा है कि किसका कथन था। देखिए कामायनी के बारे में जब भी चीज़ें हमारे समक्ष आती है तो कई सारे प्रश्न जो हैं एक जैसे ही हमारे समक्ष मौजूद हो जाते हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने भी कामायनी के बारे में बहुत सारी अपनी आलोचना और अपनी भाव रखे हैं, उन्होंने अपने विचार रखे हैं। शुक्ल जी ने भी रखे हैं, शांति प्रिय द्विवेदी ने रखे हैं, नगेंद्र ने रखे हैं, नंद दुलारे वाजपेयी ने रखे हैं। तो कामायनी को पढ़ते वक्त हमें थोड़ा सा गौर से पढ़ना होगा। हर एक आलोचक के कथन, उनके विचार को रिलेट करके याद रखना होगा जिससे कि हमें कन्फ्यूजन नहीं हो। यहाँ पे कह रहा है कि यदि श्रद्धा और मनु अर्थात मनन के सहयोग से
मानवता का विकास रूपक है तो भी बड़ा ही भावमय और सालज्ञ है। कामायनी की कथा सृष्टि के विषय में यह किस विचारक का कथन है, यह किसका कथन है? सही उत्तर होगा जयशंकर प्रसाद। सही उत्तर हो जाएगा जयशंकर प्रसाद। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित कथनों पर कह रहा है कि विचार करने के लिए प्रयोगवाद का अधिक ध्यान कला केंद्रित था। प्रगतिवाद और प्रयोगवाद के द्वंद्व से नई कविता तथा साहित्य के अन्य रूप सामने आए थे। प्रयोगवाद में सामाजिक समस्याओं को नज़रअंदाज नहीं किया गया। अब कह रहा है निम्नलिखित में से कौन से कथन सही होंगे। आइए देखते हैं कि कौन से कथन इसमें से सही है। जैसा कि हम सब जानते हैं कि प्रयोगवाद ने कभी भी सामाजिक समस्या को नज़रअंदाज नहीं किया, ये गलत हो जाएगा क्योंकि प्रयोगवाद में ना सामाजिक समस्याओं को नज़रअंदाज किया गया था। इसमें कह रहा है कि सत्य कथन, तो देखिए पहला और दूसरा सही हो जाएगा, तीसरा गलत हो जाएगा, ऑप्शन 1। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्या खाकर मोटे हुए हो? मोटे तो वे होते हैं जिन्हें न ऋण की सोच हो न मर्जाद की चिंता। 100 को दुबला करके तब कोई एक मोटा होता है। यह मोटा होना तो बेहयाई है। बेहयाई मतलब शर्म है, शर्म की बात है। सुख तो तब है जब सब मोटे होते हैं, जब सब मोटे हो जाएं। यह कथन किस उपन्यास से लिया गया है? आइए देखते हैं सही उत्तर क्या होगा। यह लिया गया है गोदान से। याद रखिए, जैसे एक शब्द से पकड़िए, ये जो शब्द है ना मर्जाद, ये मर्जाद शब्द ना गोदान में कई जगह पे आया है। मर्जाद मतलब इज्जत के सेंस में कहा जाता है, किसी की इज्जत, ये प्रतिष्ठा, इज्जत के सेंस में मर्जाद शब्द का इस्तेमाल किए हैं प्रेमचंद ने अपने कई सारे उपन्यासों में। ठेठ देहाती भाषा को ज़्यादा तवज्जो देते थे, इसीलिए मर्जाद जैसे शब्दों को इन्होंने अपने लेखनी में स्थान दिया हुआ है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये याद रखिए कि गोदान जो थी वो कब आई थी? 1936 में। गोदान का प्रकाशन वर्ष 1936 था। इसके कई सारे मुख्य पात्र थे। अब देखते हैं, दुख सबको मांझता है और चाहे स्वयं सबको मुक्ति देना वो ना जाने, किंतु जिनको मांझता है उन्हें यह सीख देता है कि सबको मुक्त रखे। ये किस कवि के द्वारा कहा गया था? सही उत्तर होगा अज्ञेय, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें कोई संदेह नहीं कि इन्होंने ठीक मौके पर जनता के उस बड़े भाग को संभाला जो नाथपंथियों के प्रभाव से प्रेम भाव और भक्ति रस से शून्य शुष्क पड़ता जा रहा था। ये किस कवि के संदर्भ में कहा गया है? ये पूछ रहा है कि किस कवि के संदर्भ में, तो कबीर के संदर्भ में कहा गया है। और जैसा हम सब जानते हैं किसने कहा है, तो शुक्ल जी ने ये कहा है। किसने? शुक्ल जी ने। शुक्ल ने ये कथन कबीर के लिए कहे हैं। आइए नेक्स्ट देखते हैं। हिंदी में रीति का प्रयोग साधारणतः लक्षण ग्रंथों के लिए होता है। जिन ग्रंथों में काव्य के विभिन्न अंगों का लक्षण उदाहरण सहित विवेचन होता है उन्हें रीति ग्रंथ कहते हैं। कहते हैं कि ये कथन किसका है? जैसा कि हम सब जानते हैं, उपयुक्त कथन डॉक्टर नगेंद्र के द्वारा कहा गया था। किसके द्वारा? डॉक्टर नगेंद्र। शेखर एक जीवनी ऐसी विदेशी कलम है जो देश में बेमौसम लगाई गई है। कलम से मतलब यहाँ पे पेन की बात नहीं हो रही है, ये हम लोग जो लिखते हैं वो पेन नहीं। कलम से मतलब हो जाती है जो हम लोग किसी पौधे में लगाते हैं ना, एक बड़ा सा पेड़ होता है, उस पेड़ में हम लोग क्या करते हैं, उसका छोटा छोटा सा यहाँ से टहनियाँ निकली होती है। मान लीजिए ऐसे पेड़ में टहनी सब है, तो हम क्या करते हैं ना, जैसे ये पेड़ हो गया एक, तो इस पेड़ में ना, इस टहनी में हम लोग क्या करते हैं, यहाँ एक कट लगा देते हैं, यहाँ पे थोड़ा सा मिट्टी डाल करके यहाँ पे कुछ बांध देते हैं कपड़ा से, या फिर किसी सूती बोरा टाइप जिसको कहा जाता है उससे बांधा जाता है, और उसमें पानी देते रहते हैं। तो फिर क्या होता है, कुछ दिन बाद यहाँ से ना एक जड़ निकल आता है। फिर हम क्या करते हैं, यहाँ से उसको कट कर देते हैं और इसको फिर हटा करके इन कपड़े को और जो प्लास्टिक से लपेटे हुए होते हैं उसको वापस से हम लोग ज़मीन में लगाते थे, एक नया पेड़ वहाँ से निकलता है। उसी को कहते हैं कलम लगाना। तो यहाँ पे जो कहा गया कि शेखर एक जीवनी ऐसी विदेशी कलम है जो देश में बेमौसम लगाई गई है, तो ये कलम से संदर्भ जो था ये वही कलम था। ये किस आलोचक का कथन है? आइए देखते हैं। सही उत्तर हो जाएगा बच्चन सिंह। कह रहा है कि मगधी अपभ्रंश में किस आधुनिक आर्य भाषा का विकास नहीं हुआ है? देखिए, मगही अपभ्रंश में कह रहा है किस आधुनिक आर्य भाषा का विकास नहीं हुआ है। भाषा ऑप्शन दी हुआ आपके पास, असमिया, उड़िया, मगही और बघेली। और मागधी से पूछ रहा है, तो मागधी से ना जो बघेली अपभ्रंश है इसका नहीं हुआ है।
ऑप्शन 4। कह रहा कि घनी रात बादल रिमझिम है, दिशा मूक निस्तब्ध वनांतर, व्यापक अंधकार में सिकुड़ी, सोई नर की बस्ती भयंकर। ये किसके द्वारा रचित है? ये मुक्तिबोध के द्वारा रचित है। चांद का मुंह टेढ़ा है। प्रत्येक सर्जक या विधाता जीवन के चाहे जिस क्षेत्र में की बात हो, विद्रोही और स्वीकारवादी दोनों साथ साथ ही होता है। प्रस्तुत कथन किस निबंध से जुड़ा हुआ है, किस निबंध से लिया गया है? सही उत्तर हो जाएगा उत्तरा फाल्गुनी के आसपास। उत्तरा फाल्गुनी के आसपास के लेखक कौन थे, ये बताइए मुझे। उत्तरा फाल्गुनी के आसपास के लेखक थे कुबेर नाथ राय। कुबेर नाथ राय। इनका प्रिय नीलकंठ भी इन्हीं का था। अब देखते हैं कि नई कविता की प्रवृत्तियों में सम्मिलित नहीं है। जो नई कविता थी उसमें क्या क्या चीज़ थी जो वो अपने विचारों में नहीं रखती थी। आइए देखते हैं कि सही उत्तर क्या होगा। देखो, जीवन के प्रति इसमें आस्था तो होती थी नई कविता में। इसमें दो तत्व प्रमुख होते थे, अनुभूति की सच्चाई और बुद्धिमूलक यथार्थवादी दृष्टि। ये दोनों ही चीज़ें होती थी। ये जीवन मूल्यों की पुनः परीक्षा भी करती थी। लेकिन इसमें एक चीज़ दिया गया है कि इसमें व्यक्ति का चित्रण या वर्गीय चेतना के दायरे में किया गया है। नहीं, ये व्यक्ति का जो ये चित्रण था ना, वर्गीय चेतना के दायरे में कभी नहीं किया गया था। ये दायरे से बाहर था। ये कहता था कि स्वतंत्र होना चाहिए, दायरे में सिमटना नहीं चाहिए। इसीलिए ऑप्शन 3 जो है, ये वाला ऑप्शन, कि इसमें व्यक्ति के चित्रण वर्गीकरण वर्गीय चेतना के दायरे में किया गया है, ये नहीं होगा। हर हिंदुस्तानी की यही हालत है। 2 पैसे की जहाँ किफ़ायत हो वह उधर ही मुंह मारता है। राग दरबारी उपन्यास में यह कथन किस पात्र के द्वारा कहा गया है? देखिए, राग दरबारी में ना यह कहा गया है मास्टर मोतीराम के द्वारा। देखिए यहाँ पे क्या है, एक सीख देने वाली बात है ना कि हर हिंदुस्तानी की यही हालत है। 2 पैसे की जहाँ किफ़ायत हो वो उधर ही मुँह मारता है। इसको ऐसे याद रखें कि एक किफ़ायती बात करे, सीख देने की बात कर रहा है। तो सीख कौन देते हैं? मास्टर लोग ही हमको सीख देते हैं, मोटिवेशन वाली बातें कहते हैं। तो ये क्या हो जाएंगे? मास्टर मोतीराम। किस उपन्यास से है ये? तो राग दरबारी उपन्यास से। इसको भी याद रखें। राग दरबारी उपन्यास का प्रकाशन वर्ष कितना था? 1968 में आया था। ये कब आया था? राग दरबारी 1968 में। किसके द्वारा? श्रीलाल शुक्ल के द्वारा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि क्योंकि वो जिंदा था, जिंदा रहने का मतलब समझते हैं ना आप? लोग भूल गए हैं जिंदा रहने का मतलब। महाभोज उपन्यास में यह कथन किसका था? देखिए, महाभोज उपन्यास में यह कथन जो था वो था बिंदा का। मेरी बात नहीं मानता तो पीछे पछताएगा, कभी संकट पड़े तो मुझे याद कर लेना। यह संवाद किस नाटक से लिया गया है? ये लिया गया अंधेर नगरी से। अंधेर नगरी का प्रकाशन वर्ष जो था वो था 1981। ये याद रखें, अंधेर नगरी 1981 में प्रकाशित हुआ था। भारतेंदु हरिश्चंद्र के द्वारा लिखा गया था और ये 6 अंकों की नाटक थी। और इसमें सबसे जो आखिरी अंक है, दृश्य है, वो शमशान है। आपको ये याद होना चाहिए कि 6 अंक जो है, 6 अंकों का नाटक है, तो ये कौन से अंक की क्या शीर्षक दिए गए हैं, ये आपको याद होना चाहिए। हमने जब हिंदी के बाकी क्लास कराए हैं तो हर उपन्यास यूनिट 6 से लेकर के 10 तक में जितने उपन्यास, नाटक या जीवनी हैं, निबंध हैं, उनमें जितने भी इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं, शीर्षक हैं, उपशीर्षक हैं, हमने सारों को कवर कराया है। तो एक बार आप उन्हें भी देखें, मैं अपलोड कर लूँगा वो वीडियो भी। आइए आगे क्वेश्चन देखते हैं। यह कहानी 16वीं शताब्दी के बाद की लिखी हुई है और रासों में प्रक्षिप्त हुई है। पद्मावती समय के विषय में यह कथन किसका है? देखिए, पद्मावती समय के विषय में यह कथन हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा था। अरे इन रंगीन पत्थर फूलों से मेरा काम ना चलेगा। पंक्ति में मुक्तिबोध का संकेत किस और नहीं है? देखिए, कह रहे हैं कि किस और उनका संकेत नहीं है। यह ध्यान देने वाली बात है कि नहीं है। आत्मपरक जड़ीभूत सौंदर्य अभिरुचि का तिरस्कार किए हैं उन्होंने। ये बात तो किया है उन्होंने, तिरस्कार ये तो है उसमें। जब हम इस कविता को पढ़ते हैं तो पता चलता है कि हाँ, इसमें अंधेरे में जो कविता है मुक्तिबोध का, ये उसी से लिया गया है। ये भी याद रहे कि ये पंक्ति अंधेरे में कविता से लिया गया है। कई बार पंक्ति पूछ देता है ना, तो अंधेरे में। ठीक है, अब देखते हैं इसमें क्या क्या नहीं था। तो मस्तिष्क शिराओं में तनाव पैदा करने का आग्रह, ये भी है। कविता के कमजोर ज्ञानात्मक आधार का स्वीकार,
नहीं, मुक्ति बोध की किसी भी कविता में ना कमजोर ज्ञानात्मक आधार का स्वीकार नहीं है। अभिव्यक्ति के खतरे हैं, तो ये जो आपका ऑप्शन है कि कविता के कमजोर ज्ञानात्मक आधार का स्वीकार, ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। अब कह रहा है कि एक तरफ आपके पत्रिका दिया हुआ है और एक तरफ दिया हुआ है आपके कहानी के नाम। अब कह रहा है कि कौन से कहानी में, कौन से पत्रिका में कौन सी कहानी छपी थी। आइए देखते हैं। 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं। ये चारों ऑप्शन हैं, स्क्रीन पे दिख रहा होगा। आइए देखते हैं। ये थोड़ा सा ऊपर कर लूँ मैं इसको। देखिए, कह रहा कि परिंदे कहानी किस पत्रिका में छपी थी। तो जो परिंदे कहानी थी ना, वो छपी थी हंस पत्रिका में। सिक्का बदल गया प्रतीक पत्रिका में। कोसी का जो घटवार था वो कल्पना पत्रिका में। और अपना अपना भाग जो था वो विशाल भारत में था। इसको ऐसे भी याद रख सकते हैं कि जो भाग्य होता है बहुत विशाल होता है, तो वो विशाल भारत में चला गया। कोसी का घटवार, कोसी देखिए कोसी है, और कोसी आप देखे नहीं, कल्पना कर सकते हैं कि कोसी नदी, ये नदी का नाम है कोसी, तो कोसी का घटवार कह रहा है। तो कोसी को आप देखे नहीं, कल्पना कर सकते हैं कि कोसी नदी ऐसा होगा, तो कल्पना पत्रिका में। सिक्का बदल गया, सिक्का क्या होता है, एक प्रतीक है। सिक्का किसी चीज़ का प्रतीक हो सकता है। तो सिक्का उछालते हैं हम और उससे क्या करते हैं, किसी चीज़ का फैसला करते हैं, तो प्रतीकात्मक तौर पे उसको लिया गया, तो प्रतीक में। परिंदे, परिंदा मतलब क्या, पक्षी। हंस क्या है, एक पक्षी का नाम है, तो परिंदे किस में आ जाएगा, हंस में। इस तरीके से भी रिलेट करके चीज़ों को याद किया जा सकता है। अब देखिए, कह रहे हैं कि ब्रज भाषा की उपबोलियों का संगत वर्ग, ब्रज भाषा के उपबोलियों का संगत वर्ग है भुक्सा, जाटोवाटी, जादोवाटी और डांगी। यही ऑप्शन सही होगा, क्योंकि ब्रज भाषा का विकास किससे हुआ था। ब्रज भाषा का जो विकास हुआ था वो हुआ था सौर सैनी से। किससे, सौर सैनी से। ब्रजभाषा का विकास सौर सैनी से हुआ था। ये किसके अंतर्गत आती है, बता सकते हैं कोई। ये आती है पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत। ये पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आती है। भुक्सा, जादोवाटी, डांगी, ये सब के प्रमुख इसका ना ये उपबोली है। फिर आता है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करने के लिए कह रहा है। देखिए, प्रिय प्रवास के बारे में हमें कुछ क्वेश्चन यहाँ पे लाइन कथन दे दिया गया है और कह रहा है कि इनमें से कौन कौन सा सही है। देखिए, प्रिय प्रवास के बारे में कुछ चीज़ें पहले बता दूं, जिससे कि आपको प्रिय प्रवास, उसके बाद से साकेत, कामायनी, ये कुछ हमारे सिलेबस में लगे हुए ऐसे कविता हैं, ऐसे काव्य हैं जिनसे क्वेश्चन हर एक साल हर एक शिफ्ट में पूछा जाता है। कभी ऐसा नहीं होता कि इनसे क्वेश्चन नहीं पूछा जाए। तो इन सब काव्य को बहुत अच्छे से और गहराई से हमें अध्ययन करना होता है। अब थोड़ा सा पैटर्न भी चेंज कर दिया गया है, काव्य में बहुत कुछ क्रम से पूछ लेता है कि पहले कौन सी घटना का जिक्र हुआ था, हमें वो भी देखना है। कौन से काव्य में किन किन छंदों का प्रयोग किया गया वो भी हमें देखना है। ये सारे चीज़ों को अब ध्यान से देखना। पहले ये चीज़ें पूछती नहीं थी, लेकिन अब नए पैटर्न में ये सारे क्वेश्चंस पूछने लगे हैं। तो प्रिय प्रवास क्या थी, 1914 में आई थी। कितने सर्ग थे, 17 सर्ग थे। इसका जो कथनांक है ना वो क्या है, कृष्ण के मथुरा गमन के वृतांत पर। किस गमन पर, मथुरा, मथुरा गमन वृत्तांत पर आधारित है। और इसमें कृष्ण को ना एक आम मानव के रूप में दिखाया गया है, आम मानव के रूप में दिखाया गया है। अच्छा, ये 17 सर्ग को भी 2 भागों में बांटा गया। पहले में 8 है और दूसरे में 9। और प्रिय प्रवास जो है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध के द्वारा लिखा गया है। अब देखिए, अगर आपको ये सारी चीज़ें पता होगी तो आप इस तरीके के प्रश्न को चाहे कहीं से भी घुमा के पूछे, आप आसानी से उत्तर दे सकते हैं। देखिए, 17 सर्ग वाला ऑप्शन है, सही होगा। कृष्ण को प्रिय प्रवास में भगवान माना गया है। अब देखिए, भगवान तो उनको नहीं माना गया है ना, उनको क्या माना गया, हमने यहाँ पे आपको क्या बताया कि उनको क्या माना गया, आम मानव। उनको आम मानव की तरह देखा गया है, ना कि भगवान की तरह। तो देखिए, यहाँ पे जैसे उनको आम मानव माना गया है, तो हमने यहाँ पे क्या बताया आपको, यहाँ देखिए हमने क्या लिखा है कि आम मानव माना गया। यहाँ पे क्या कह रहा है कि उनको भगवान माना गया। स्क्रीन पे क्वेश्चन पे देखिए, यहाँ पे कह रहा है कि भगवान माना गया, तीसरा ऑप्शन। तो भगवान तो नहीं होगा, इसीलिए ये वाला ऑप्शन गलत हो जाएगा। हम इस तरीके से भी चीज़ों को याद रखें तो रिलेट करके ऑप्शन से भी चीज़ों को छांट सकते हैं।
कह रहे कि प्रेम की पीर या इश्क का दर्द इनके एक एक वाक्य में भरा पाया जाता है। ये कथन आचार्य शुक्ल जी का है और किसके लिए है? ऑप्शन आपके सामने दिया हो कि घनानंद, ठाकुर, रसखान और आलम। देखिए आप बाकी में तो कन्फ्यूज नहीं होइएगा, दो तो ठाकुर और रसखान को हो सकता है कि आप छांट दें, लेकिन घनानंद और आलम ये जो थे ना, घनानंद और आलम, इसमें कन्फ्यूजन हो सकता है। तो देखिए इसको कैसे रिलेट करेंगे। आलम जो थे रीतिकालीन स्वच्छंद धारा के कवि थे, ये तो पता है। और आलम के एक और आलम जो थे रीतिकालीन स्वच्छंद धारा के ये कवि थे। और आलम को बच्चन सिंह ने क्या कहा था? तो फ़कीराना ठाठ और आस्की का कवि कहा था। ये याद रखिएगा, जब बच्चन सिंह का इतिहास पढ़ेगा उसमें उन्होंने कहा था फ़कीराना और आस्की ठाठ। फ़कीर जो होते हैं लोग, फ़कीर लोग, तो वही वो बोले थे कि फ़कीराना है और आस्की ठाठ में जीते हैं ये। आस्की ठाठ में जीने वाले किसने कहा था? बच्चन सिंह ने। ठीक है, ये याद रखिएगा आलम के बारे में। अब देखिए आशिकाना तो ये थे, तो जो आशिकाना थे ये, तो आलम से याद रखिएगा आशिकाना जब यहाँ पे कह रहे प्रेम का पीर, आशिकाना कौन होते हैं? जो प्रेमी लोग होते हैं, बहुत पीर था, किसके बारे में हो जाएगा? आलम के बारे में। तो ये कथन किसने कहा था? तो शुक्ल जी ने कहा था। बच्चन ने क्या कहा था? कि फ़कीराना ठाठ है और आशिकाना ठाठ में ये जीते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कथन दिया हुआ कि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने कामायनी को रहस्यवाद का पहला महाकाव्य माना है। दूसरा है कि डॉक्टर नगेंद्र ने कामायनी को आधुनिक सभ्यता का प्रतिनिधित्व काव्य माना है। देखिए यहाँ पे कह रहा है कि कौन सा कथन सही होगा। तो पहला तो ठीक है, सही है कि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने कामायनी को रहस्यवाद का पहला महाकाव्य माना है। लेकिन जो दूसरा नंबर पे दिया हुआ है वो क्या कह रहा है कि डॉक्टर नगेंद्र ने कामायनी को आधुनिक सभ्यता का प्रतिनिधित्व काव्य माना है। ये गलत हो जाएगा, क्योंकि नगेंद्र ने मानव चेतना के विकास का महाकाव्य माना है। नगेंद्र ने क्या माना है? मानव चेतना के विकास का महाकाव्य। देखिए नगेंद्र जो माने हैं वो माने हैं मानव चेतना के विकास का महाकाव्य। कामायनी के बारे में एक दो चीज़ और बताता हूँ। देखिए कामायनी के बारे में ये चीज़ जानिए कि नगेंद्र ने क्या कहा है? मानव चेतना का। नगेंद्र ने मानव चेतना। निराला ने क्या कहा था? इसको पहला रहस्यवाद का महाकाव्य माना है। और आधुनिक सभ्यता का जो प्रतिनिधित्व महाकाव्य माना, वो किसने माना है? नामवर सिंह ने। ये भी याद रहे हमें। जरूरी नहीं है कि आपको प्रश्न ऐसे ही पूछे, हो सकता है आपको ये दे दे कि नामवर सिंह ने क्या कहा है, आपको एक लाइन वाले 4 ऑप्शन में दे दे, कथन कारण में दे दे, या हो सकता है आपको प्रश्न 5-6 ऑप्शन दे दे और कहे कि कामायनी के बारे में कौन कौन सी कथन सही है। तो हमें हर एक प्रकार से इतने डेप्थ में और डिटेल में पढ़ना है कि हमें कोई भी क्वेश्चन को कितना भी घुमा के पूछे तो वो हम उसको वहाँ पे सही ऑप्शन को टिक कर पाएँ। अगर हम सिर्फ रट्टा लगा के जाते हैं तो ये होता है कि अगर सेम टू सेम क्वेश्चन आ जाए तब तो हम शायद सही कर लें, लेकिन अगर क्वेश्चन को थोड़ा सा घुमा देना तो फिर वहाँ पे हम फंस जाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक तरफ दिया हुआ है आपके कहानी का नाम और कविता का नाम, और एक तरफ है उसके लेखक का नाम। आइए देखते हैं कौन सी कहानी को किसने लिखा था। इस यात्रा में केवल अपनी धार, दुनिया रोज बनती है, हवाएं चुप नहीं रहती। देखिए जो हवाएं चुप नहीं रहती ना, वो लिखा हुआ वेणुगोपाल ने। हालांकि इसमें थोड़ा सा मिस्टेक है कि आंसर इसमें पुट हो गया है, बट ठीक है बता देता हूँ मैं। इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन 1 ये वाला, और अपनी केवल धार अरुण कमल का है। दुनिया रोज बनती है आलोक धनवा का है, और इस यात्रा में लीलाधर जुगरी का है। मुक्तिबोध की कविता का कौन सा पात्र विश्व चेतस है? देखिए विश्व चेतस तो ब्रह्म राक्षस, जब हम ब्रह्म राक्षस पढ़ते हैं ना तो उसमें हमें ये चीज़ दिखती है कि उसमें जो तनाव और द्वंद्व के कवि कहा जाता था मुक्तिबोध को, तो उसमें वो चीज़ उन्होंने दोहराया है। उस चीज़ को बहुत अच्छे से दोहरा करके लिखा है। एक ब्रह्म राक्षस रहता है और वो क्या है ना कि पूरे कविता का ना वो विश्व चेतस पात्र है, पूरे कविता उसी के इर्द गिर्द रची गई है। आइए देखते हैं इसमें निम्नलिखित में से कौन सा कहानीकार दलित कहानीकार है। हम सभी जानते हैं कि शिवराज सिंह बेचैन, ओम प्रकाश वाल्मीकि और केदारनाथ मीना ये तीनों ही दलित में आते हैं, लेकिन मृदुला गर्ग दलित में नहीं आती हैं। तो 1, 2 और 3 ऑप्शन जो सबसे आखिरी में है ये हो जाएगा, लेकिन मृदुला गर्ग नहीं होंगे। ओम प्रकाश वाल्मीकि ने क्या लिखा था? जूठन लिखा था। शिवराज सिंह बेचैन ने क्या लिखा था? मेरा बचपन मेरे कंधे पे। और केदारनाथ मीना की कोई रचना बता सकते हैं आप लोगों में से?
एक आदिवासी कहानियाँ करके केदारनाथ मीना ने लिखा था। आदिवासी। हिंदी में रीति ग्रंथों की अविरल और अखंडित परंपरा का प्रवाह केशव की कवि प्रिया के प्रायः 50 वर्ष पीछे चला, और वह भी एक भिन्न आदर्श को लेकर। यह कथन किस आलोचक का है? देखिए, केशव के बारे में ना सबसे ज़्यादा अगर किन्होंने लिखा है तो वो लिखे हैं शुक्ल जी ने। इसका भी सही उत्तर हालांकि शुक्ल ही है, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि हर ऑप्शन में अगर शुक्ल रहे और कथन वाले में तो हम शुक्ल को टिक कर दें। यहाँ पर शुक्ल जरूर होगा। अब ये नाटक है और नाटक में पूछ रहा है कि किस में कितने अंक हैं। देखिए, किस नाटक के कितने अंक हैं, कौन से अंक का शीर्षक या उपशीर्षक क्या रखा गया है, किस नाटक या कहानी या फिर उपन्यास में यूनिट 6 से 10 के बीच में जितने भी लगे हुए हैं उसमें कितने गीत हैं, कौन से गीत किस पात्र द्वारा गाए गए हैं। ये सारे छोटे छोटे चीज़ हैं, लेकिन आपको याद रहने चाहिए। चलिए देखते हैं सही उत्तर क्या है। पहला है क्या, आषाढ़ का एक दिन। जो आषाढ़ का एक दिन है ना, उसमें 3 अंक हैं। याद रहे, आषाढ़ के एक दिन में कितना अंक है? 3 अंक में विभाजित है। उसके बाद से अंधा युग, अंधा युग कितना हो जाएगा? 5 अंक में विभाजित हो जाएगा। फिर आते हैं भारत दुर्दशा। भारत दुर्दशा कितना है? 6 अंकों में विभाजित है। जयशंकर प्रसाद जो थे चंद्रगुप्त नाटक लिखे थे, चंद्रगुप्त कितने? 4 अंकों में। देखिए, कुछ चीज़ को ना आप रिलेट करके याद करिए। जैसे आषाढ़ का एक दिन कितने अंक का है? 3 अंक का है, तो याद रखिए 3 अंक का। और कौन सा नाटक था? सिंदूर की होली थी 3 अंक की, तो लिख लीजिए सिंदूर की होली। देखिए, ऐसे रिलेट कर करके याद करिएगा, ये तब ज़्यादा याद रहेगा। सिंदूर की होली भी 3 अंकों की थी। उसके बाद देखिए यहाँ पे 6 अंकों का कौन सा है? भारत दुर्दशा। और अंधेर नगरी भी 6 अंकों की थी ना, अंधेर नगरी। तो कुछ चीज़ें ऐसे याद करिए, ट्रिक मिलाइए, इसको रिलेट करिए कि देखिए 6 अंक का और कौन सा हो सकता है? तो भारत दुर्दशा था, अंधेर नगरी था। 3 अंक का कौन सा था? तो 3 अंक का था आषाढ़ का एक दिन था, और सिंदूर की होली थी। इस तरीके से थोड़ा सा रिलेट करके याद करिएगा तो चीज़ें आसानी से याद रहेगी और एक कॉन्सेप्ट के तौर पे याद रहेगी। और सिर्फ रट्टा मारते जाइएगा तो एग्ज़ाम में ना ऑप्शन इस तरीके से आपके सामने आएगा कि आप आते हुए प्रश्न को भी गलत कर जाते हैं। चलिए, इसका आंसर हो जाएगा इसका आंसर ये दूसरा ऑप्शन हो जाएगा, ये वाला। चलिए अब देखते हैं आगे। आचार्य दंडी ने काव्यदर्श नामक ग्रंथ में अपभ्रंश के लिए किस शब्द का प्रयोग किया था? दंडी ने किस शब्द का प्रयोग किया था? तो दंडी ने किया था किसका? आभीर शब्द का। दंडी ने किसका किया था? आभीर शब्द का। जन्म काल के अनुसार कह रहा है कि उपन्यासकारों का सही क्रम कौन सा होगा। आइए देखते हैं जन्म काल के अनुसार उपन्यासकारों का सही क्रम। देखिए, सबसे पहले हमें थोड़ा सा जितने भी हमारे 6 से 10 यूनिट के बीच में रचनाएं हैं, उन रचनाओं के जितने लेखक हैं उनके बारे में जन्म तिथि हमें याद होना चाहिए। मोस्टली जो उपन्यासकारों का क्रम पूछता है वो वहीं से पूछता है, तो वो हमें थोड़ा सा याद रहना चाहिए। उससे बाहर शायद ही कभी एक आध पूछता है, या पूछ भी दे तो चांसेस कम रहते हैं। अब हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं, तो इनका जन्म काल कितना है? 1907। यशपाल का जन्म कितना है? 1903। भीष्म साहनी, ये कब जन्म, इनका जन्म ईस्वी है 1915। उसके बाद कौन आते हैं? अमृतलाल नागर 1916। अब अगर मुझे ये याद है तो देखिए हम इसको क्रम से कैसे लगाएंगे। सबसे पहले कौन आ जाएंगे? यशपाल। 1907 में कौन थे? हजारी प्रसाद द्विवेदी। 1903 में कौन थे? यशपाल। उसके बाद 1915 में कौन थे? भीष्म साहनी। और 1916 में कौन थे? अमृतलाल नागर। अब देखिए, अगर मुझे ये ईस्वी पता है ना तो हम इसको आसानी से लगा सकते हैं। सबसे पहले नंबर पे कौन आएंगे? यशपाल आएंगे। 1903 में था तो यशपाल कितने नंबर पे? 2 नंबर पे। देखिए 2 नंबर वाला 2 ऑप्शन होगा, तो ये और ये तो कट जाएगा। अब देखिए 2 के बाद इसमें 3 लिया है, 2 के बाद इसमें 1 लिया है। 3 के बाद क्या होगा? 7 नंबर पे कौन थे? हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो हजारी प्रसाद द्विवेदी कितने पे है? पहले पे। तो 2 के बाद क्या होगा? 1 होगा, तो ये ऑप्शन सही हो जाएगा। कई बार अगर हमें 3-4 ऑप्शन वाले प्रश्न में 2 के भी उत्तर पता होते हैं, 2 के बारे में भी इंफॉर्मेशन रहे, तो हम ऑप्शन के अकॉर्डिंग भी उसको एलिमिनेट कर सकते हैं, उसको हम छांट सकते हैं। देखिए यहाँ पे अगर आपको यशपाल और हजारी प्रसाद द्विवेदी ये 2 का भी पता रहे ना, अब तो भी बना सकते हो कि भीष्म साहनी और ये इनका तो 15 और 16 में हुआ था।
एग्जैक्ट नहीं भी याद रहे तो आपको ये तो पता होगा कि ये याद रखना होगा कि यशपाल पहले हुए थे, हजारी प्रसाद उसके बाद हुए थे। कई बार ना आपको ऐसे क्रम दे देगा, इसको ऐसे भी याद रख सकते हैं कि यश मिला कितना, हजार हजार उसको यश मिला, यश को हजार मिला, ऐसे याद रखें कि यश को हजार मिला। देखिए यशपाल पहले, हजारी प्रसाद उसके बाद भीष्म, उसके बाद नागर। यश को हजार मिला, भीष्म नगर में, नगर से नागर याद रख सकते हैं ऐसे भी, या फिर इसको अपने हिसाब से भी रिलेट कर सकते हैं, आप कोई ट्रिक बना सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि हम जो बता रहे हैं एग्जैक्ट वही हो, आप इसको अपने सुविधा के अनुसार भी ढाल सकते हैं, अपनी सुविधा के अनुसार भी आप इसको बना सकते हैं, लिख सकते हैं। आइए नेक्स्ट देखते हैं। अब देखिए सरदार पूरन सिंह का चर्चित निबंध है मजदूरी और प्रेम। मजदूरी और प्रेम के बारे में यहाँ पे उसमें ना बहुत सारे उपशीर्षक हैं, तो अब कह रहा है उसको क्रम से सजाने के लिए। आइए देखते हैं कि कौन सा क्रम कहाँ होगा। देखिए इस तरीके के प्रश्न हमेशा पूछे गए हैं, इस बार भी जो एग्ज़ाम दिए हैं मार्च वाला, तो उन लोगों को पता होगा कि इस तरीके के प्रश्न अभी बहुत पूछे जा रहे हैं। देखिए प्रश्न कभी भी नया नहीं होता है, ना ही एग्ज़ाम बहुत टफ होता है। अगर हम पढ़े हुए रहे सही से तो बहुत आसानी से बन जाती है, अगर हम नहीं पढ़े रहे तो लगता है कि बहुत भारी था। देखिए इसमें पहला क्या होगा, सबसे पहले तो ये जाने कि मजदूरी और ये जो प्रेम है ये 7 उपशीर्षक में विभक्त है। कितना? 7। किसके द्वारा है? सरदार पूरन सिंह। 7 उपशीर्षक में ये विभक्त है। ये उपशीर्षक क्या है? उपशीर्षक क्या है? सबसे पहले क्या होगा? हल चलाने वाले का जीवन। सबसे पहले होगा हल चलाने वाले का जीवन। हल चलाने वाले के जीवन के बाद क्या आएगा? गररिये का जीवन, गररिया, गररिये का जीवन। जब गररिये का जीवन आ जाएगा फिर क्या आएगा? मजदूर की मजदूरी, मजदूर की मजदूरी। मजदूर के मजदूरी के बाद क्या आएगा? मजदूरी और कला, मजदूरी और कला के बाद क्या आएगा? पहला ये था, दूसरा ये, तीसरा ये, चौथा ये, पांचवा क्या आ जाएगा? मजदूरी और फकीरी, मजदूरी और फकीरी। छठा क्या आएगा? समाज की पालन करने वाला दूध की धारा, दूध की धारा। और सातवां आ जाएगा पश्चिमी सभ्यता का नया आदर्श। सातवां क्या आ जाएगा? सातवां आ जाएगा आपको नया आदर्श। ये सातों आपको याद रहना चाहिए क्रम से। कई बार क्रम पूछ देता, देखिए जैसे यहाँ पे क्रम पूछा गया है। देखिए तो सही उत्तर क्या होगा इसमें? अगर मुझे ये सातों याद है तो इसको कहीं से भी कोई सा भी क्रम पूछे हम आसानी से बना सकते हैं। लेकिन सिर्फ अगर हम इसी प्रश्न को रटेंगे तो हो सकता है कि एग्ज़ाम में यही क्वेश्चन को थोड़ा सा बदल के दे दे, इसमें से 2 निकाल दे और 2 कोई नया क्रम डाल दे, 2 किसी और कविता का क्रम डाल दे। इस तरीके से अगर पूछ दे तो थोड़ा सा हमारे लिए दिक्कत हो जाता है। इसीलिए सिर्फ रटने पे फोकस मत कीजिए, कॉन्सेप्ट के साथ समझिए। देखिए इसमें क्या हो जाएगा? सबसे पहले जो इसमें दिया हुआ है 4 विकल्प, इसके अकॉर्डिंग सबसे पहला होगा हल चलाने वाले का जीवन, हमने बताया है। देखिए हल चलाने वाले के बाद क्या हो जाएगा इसमें? मजदूरी और कला, मजदूरी और कला। उसके बाद क्या हो जाएगा इसमें? मजदूरी और फकीरी, मजदूरी और फकीरी के बाद क्या हो जाएगा इसमें? पश्चिमी सभ्यता का नया आदर्श। गोदान की मूल समस्या ऋण की समस्या है, यह किस आलोचक की टिप्पणी है? देखिए ये रामविलास शर्मा बोलते थे। किनका कथन था ये? रामविलास शर्मा का। किस में लिखे थे उन्होंने? प्रेमचंद और उनका युग। रामविलास शर्मा ने एक लिखे हुए थे वो प्रेमचंद और उनका युग। देखिए तो प्रेमचंद और उनके युग में उन्होंने लिखा था कि गोदान की जो समस्या, मूल समस्या वो ऋण की समस्या है। अब प्रश्न यहाँ से ऐसे भी बन सकता है कि प्रेमचंद और उनका युग नाम से किसने लिखा हुआ था प्रेमचंद के बारे में, या इन कृति के लेखक कौन है? कई बार इस तरीके से प्रश्न आता है हमारे सामने, तो हमको याद रहना चाहिए कि प्रेमचंद और उनका युग
प्रेमचंद और उनका युग, किसने लिखा था? रामविलास शर्मा ने। रामविलास शर्मा ने। आइए आगे देखते हैं। झूठा सच को अखबारी कतरन किसने कहा था? प्रश्न आया नहीं सामने, अब आ गया। झूठा सच को अखबारी प्रश्न किसने माना था या किसने कहा था? सही उत्तर है शिव कुमार मिश्र। ये जो चौथे नंबर पे है ये हो जाएगा शिव कुमार मिश्र। आइए झूठा सच के बारे में कुछ और पॉइंट देखते हैं हम। देखिए यहाँ पे प्रश्न एक है और आपको कॉन्सेप्ट अनेक मिल रहे हैं। एक ही प्रश्न में कई सारे ऑप्शंस के अकॉर्डिंग आपको मैं फैक्ट बताते चल रहा हूँ। आइए देखते हैं यहाँ पे किसने कहा था? शिव कुमार मिश्र ने। देखिए झूठा सच उपन्यास को ना कई सारे लोगों ने अपनी अपनी इस पर राय रखी थी। जैसे एक थे रमेश कुंतल मेघ, इन्होंने क्या कहा था? इन्होंने कहा था कला जैसा। इन्होंने कहा था कि झूठा सच जो है वो कला जैसा लिखा गया। किसने कहा था? रमेश कुंतल मेघ ने ये बात कही थी। अखबारी कतरन शिव कुमार ने कहा था। अच्छा इसमें ना जो ये हैं कुंवर नारायण आपके पहले नंबर ऑप्शन पे, इन्होंने क्या कहा था कि इसमें इस उपन्यास में कवि दृष्टि का अभाव है। कवि दृष्टि का अभाव कुंवर नारायण ने ये बात कहा था। और रामविलास शर्मा इसके बारे में मानते हैं झूठा सच के बारे में कि यशपाल को घोर विरोधी के रूप में मानते हैं। यशपाल को न वो घोर विरोधी मानते हैं, घोर विरोधी के रूप में मानते हैं। और झूठा सच को सर्वश्रेष्ठ उपन्यास मानते हैं। इसको क्या मानते हो? सर्वश्रेष्ठ उपन्यास। ये कौन है? रामविलास शर्मा। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं हम। कथन कह रहा है कि कामायनी आनंदवाद की प्रतिष्ठा का सफल प्रयास है। ठीक। दूसरा कथन है कि कामायनी का आनंदवाद पूर्व परिचित और वल्लभाचार्य के आनंद के ढंग का है। और पूछ रहा कि इसमें से कौन सा सही है और कौन सा गलत है। देखिए सही उत्तर क्या हो जाएगा कि पहला तो सही है कि कामायनी जो है आनंदवाद की प्रतिष्ठा का सफल प्रयास है। लेकिन दूसरा जो कह रहा है कि कामायनी का आनंदवाद पूर्व परिचित और वल्लभाचार्य के आनंद के ढंग का है, ये गलत हो जाएगा। क्योंकि ये जो है ना सो वल्लभाचार्य के आनंद के ढंग पर नहीं है। उसके बाद देखते हैं ये कि भारतेंदु युगीन काव्य के संदर्भ में कौन सा विषय सही नहीं है। आइए चार ऑप्शन आपके सामने दिया हुआ है। कह रहे ये इस युग में प्राचीन ब्रजभाषा काव्य और नवीन खड़ी बोली काव्य का मिलन बिंदु रहा है, ये तो रहा है। दूसरा कह रहे इसमें प्राचीन परंपरा अनुसार रस अलंकार नायक नायिका भेद आदि से संबंधित रचनाएं भी लिखी गई है, ये भी लिखी गई है। फिर कह रहा है कि इसमें देशभक्ति लोकहित सामाजिक पुनर्निर्माण आदि नवीन विषयों पर भी रचनाएं प्रस्तुत की गई है, ये भी सही है। कहते इस युग में खड़ी बोली की नवीन काव्य शैली का प्रधान रहा है। नहीं, इस युग में नवीन खड़ी बोली का इस युग में खड़ी बोली की नवीन काव्य शैली का प्रधान नहीं रहा है। नवीन खड़ी बोली नहीं था, इसमें क्या था ना कि जो प्राचीन चल रहा था काव्य का रूप वही रह गया था, इसीलिए ये गलत हो जाएगा, बाकी सब सही होंगे। निम्नलिखित कृतियों को सही लेखक के साथ सुमेलित करने के लिए कह रहा है। देखिए दिया हुआ एक तरफ पाश्चात्य साहित्य का चिंतन, पाश्चात्य काव्यशास्त्र की परंपरा और भारतीय एवं पाश्चात्य काव्यशास्त्र का संक्षिप्त विवेचन। आइए देखते हैं सही उत्तर क्या होगा। पाश्चात्य साहित्य चिंतन जो है वो निर्मला जैन ने लिखा है। याद रहे कि पाश्चात्य साहित्य चिंतन निर्मला जैन ने लिखा है। पाश्चात्य काव्यशास्त्र जो है वो लिखे हैं आपको देवेंद्र शर्मा। पाश्चात्य काव्यशास्त्र किनका हो जाएगा? देवेंद्र शर्मा का। और पाश्चात्य काव्यशास्त्र की जो परंपरा है ना, पाश्चात्य काव्यशास्त्र की परंपरा वो नगेंद्र के द्वारा लिखा गया है। और ये जो है कि भारतीय एवं पाश्चात्य काव्यशास्त्र का संक्षिप्त विवेचन ये सत्यदेव चौधरी लिखे हैं। तो ऑप्शन एक हो जाएगा इसका। प्रकाशन वर्ष के अनुसार रामविलास शर्मा की कृतियों का सही क्रम कौन सा होगा। आइए देखते हैं कि रामविलास शर्मा का सही प्रकाशन वर्ष के अनुसार कौन कौन सा होगा इसमें से। सबसे पहले इसको थोड़ा सा हम इरेज करते हैं।
आइए देखते हैं। पहला नंबर पे दिया हुआ आपको भाषा, साहित्य और संस्कृति। दूसरे नंबर पे है लोक जीवन और साहित्य, फिर है साहित्य और संस्कृति, फिर विराम चिन्ह। अब देखते हैं कि कौन सी ईयर में कौन सी रचना प्रकाशित हुई थी। साहित्य और संस्कृति जो है ये हुई थी 1949 में। दूसरा है भाषा, साहित्य और संस्कृति। साहित्य और संस्कृति 1949 में हुई थी, जो तीसरे नंबर पे है। पहले नंबर पे है भाषा, साहित्य और संस्कृति, ये हुई थी आपको 1954 में। फिर आते हैं हम किस पे, लोक जीवन और साहित्य, ये आई थी 1955 में। फिर आते हैं किस पे, विराम चिन्ह। विराम चिन्ह कब आया था, 1985 में। 85 में विराम लग गया था। अब देखिए ये हो गया विराम चिन्ह, ये हो गया। 55 में कौन सा आया था आपका, लोक जीवन और साहित्य, लोक जीवन और साहित्य था। 54 में आया था भाषा, साहित्य और संस्कृति, और 49 में कौन सा आया था आपको, साहित्य और संस्कृति। साहित्य और संस्कृति 1949 में। इसलिए इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी, ये तीसरा वाला। अब कह रहा है कि इनका सा अर्थ सौष्ठ की इनका सा अर्थ सैष्टव और नवोन्मेष विरले ही कवियों में मिलता है। रीतिकाल के कवियों में ये बड़े ही प्रगाल्भ और प्रतिभा संपन्न कवि थे। शुक्ल जी का मत किस कवि के विषय में है। आइए देखते हैं सही उत्तर क्या होगा। ये बात उन्होंने देव कवि के बारे में कहते थे। किसके बारे में कहा था उन्होंने ये बात, तो देव कवि के बारे में ये बात उन्होंने कही थी। किसने, शुक्ल जी ने। नेक्स्ट पे आते हैं। कथन है कि हर युग में श्रेष्ठ समुदाय को लोक भाषा का सहारा लेकर अपनी काव्य परंपरा में नया जीवन डालना पड़ा है। दूसरा है क्योंकि पंडितों की काव्य भाषा स्थिर होकर लोक भाषा से दूर पड़ जाती है और जनता पर प्रभाव डालने की उसकी क्षमता छीन होने लगती है। आइए देखते हैं कि सही उत्तर क्या है। इसमें दोनों ही कथन सही हो जाएगा, इसमें दोनों ही कथन सही हो जाएगा। नेक्स्ट, भारतेंदु जी जिस प्रकार वर्तमान गद्य भाषा के स्वरूप के प्रतिष्ठापक थे, उसी प्रकार वर्तमान साहित्य परंपरा के प्रवर्तक भी थे। यह कथन किसने कहा था, आइए देखते हैं। रामचंद्र शुक्ल। ये कथन भारतेंदु जी के बारे में रामचंद्र शुक्ल बोलते थे कि जिस प्रकार वो गद्य को प्रतिष्ठित किए थे, गद्य को उन्होंने एक मजबूती प्रदान की थी, गद्य भाषा को, गद्य के रूप को, उसी रूप में उन्होंने क्या किया था कि वर्तमान साहित्य परंपरा के भी प्रवर्तक रहे थे। ये कथन किसने कहा था, रामचंद्र शुक्ल जी ने। किसके बारे में, भारतेंदु के बारे में। शिवदान सिंह चौहान ने अपने किस लेख में रामविलास शर्मा का प्रतिरोध किया है। शिवदान सिंह चौहान जो थे उन्होंने भारतेंदु को शेक्सपियर से बड़ा बताने वाले रामविलास शर्मा का प्रतिरोध किया था। उन्हें कुत्सित समाजशास्त्र का उदाहरण बताया था। किसका, कुत्सित समाज का। रामविलास शर्मा जो थे, ये शिवदान सिंह चौहान जो थे रामविलास शर्मा को कुत्सित समाज शास्त्र का उदाहरण बताए थे। और किस में किया था उन्होंने, और क्यों बताए थे, क्योंकि उन्होंने क्या किया था कि भारतेंदु को शेक्सपियर से बड़ा बता दिए थे। कौन, रामविलास शर्मा। तो इसीलिए उन्होंने रामविलास शर्मा का प्रतिरोध किया था और उनको कुत्सित समाज शास्त्र कहा था। किस लेखनी में किया था, उसका नाम था साहित्य की परख। शिवदान सिंह चौहान के साहित्य की परख लेखनी में उन्होंने ऐसा किया था। चलिए आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में इस सीरीज को हम आगे कंप्लीट करेंगे, आगे कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।